नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, पिछले लेक्चर में रदरफोर्ड तथा सोडी का चरघातांकी क्षय का नियम पढ़ चुके हैं। चरघातांकी क्षय के नियम में t समय पश्चात शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये अपन ने कैलकुलेट करके निकाली या इसका डेरिवेशन किया है। आपसे कह दिया गया है ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा, आपको ये स्पष्ट बता दिया गया है ये शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या है ना। अगर आप पूछेंगे कि टी समय में विघटित परमाणुओं की संख्या, तो सब टी समय में विघटित परमाणुओं की संख्या है ना। तो ये आपको मैंने कल विशेष रूप से अंक लेके समझाई थी। प्रारंभिक मात्रा में से शेष बची मात्रा घटा दो तो ये विघटित परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस होते हैं, है ना साहब। तो ये टॉपिक अपन पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक चलेंगे, फिर बीच में न्यूमेरिकल भी लेंगे अपन, पर अब कंफर्ट टॉपिक है। ये जो थ्योरी के बाद थ्योरी तक का मामला जो था वो थोड़ा सा आप उसको एक कठिन दौर मान सकते हैं। बाकी थ्योरी के बाद जो मटेरियल आ रहा है आपके सामने वो कंफर्ट है, जो एग्जाम में आएगा वो भी कंफर्ट है ना साहब। तो सब अब अगला टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु। क्लियर? अंग्रेजी में इससे हाफ लाइफ कहते हैं। इसे कैपिटल टी द्वारा दर्शाते हैं। अब अलग अलग है, कोई टी के नीचे हाफ लिख देता है ना। अपन ने डिसाइड कर लिया कि अपन कैपिटल टी से दर्शाएंगे, तो अब आप मेरी बात में तो कैपिटल टी को ही हाफ लाइफ समझेंगे। थोड़ी सी यूं मान लो थोड़ी सी इंटेलिजेंट बात है ये। इससे समझो आपकी केमिस्ट्री में भी शायद आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन आप इसके पूरे मायने नहीं जानते हैं ना, इसका पूरा अर्थ नहीं जानते। तो थोड़ा इस पे फोकस, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फोकस होकर सुनना पड़ेगा ये कहना क्या चाहता है ना। किसी रेडियो एक्टिव तत्व के लिए या पदार्थ के लिए वह समय जिसके बीतने पर या जिसके गुजर जाने पर शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या या शेष सक्रिय तत्व की मात्रा प्रारंभ की आधी रह जाती है, उसे अर्ध आयु कहते हैं। दोबारा सुने, किसी रेडियोएक्टिव तत्व के लिए या पदार्थ के लिए वह समय जिसके बीत जाने पर शेष बचा, शेष सक्रिय परमाणु की संख्या प्रारंभ की आधी रह जाए, तो उसे अर्ध आयु कहते हैं, या उस समय अंतराल को अर्ध आयु कहते हैं, या वह समय अर्ध आयु कहलाता है। अर्ध आयु का मान 1 सेकंड भी हो सकता है और 1000 वर्षों से अधिक भी हो सकता है। भिन्न भिन्न तत्वों की अर्धायु भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए जैसे जो एक अपने को जो पॉपुलर है याद रखनी पड़ती है, रेडियम। रेडियम के लिए बात करें तो रेडियम के लिए अर्धायु टी बराबर ये 1600 वर्ष ईयर है ना। ऐसे ही U238 की बात करें तो U238 के लिए इसका मान 2 × 10⁹ वर्ष है ना। तो कहने का मतलब किसी का दिनों में भी है, किसी का
सेकंडों में भी है ना। तो अलग अलग की अर्धायु अलग अलग है, ठीक है ना। ये ईयर लिख देता हूं, ये ईयर बार बार है ना, 1 मिनट है ना, वर्ष लिख देता हूं हिंदी में, ये इतना वर्ष। तो कहने का मतलब अलग अलग तत्वों की अर्धायु अलग अलग हो। अब इसके पहले मैं मायने समझा देता हूं आपको, या पहले एक फॉर्मूला ले लेता हूं, फिर मायने समझाने के लिए एक टॉपिक अलग से ले लूंगा, है ना। अब देखो सब, ये सूत्र इसे, इसको फिलहाल मैं समीकरण 1 दे देता हूं, है ना। देखो समीकरण 1 से, है ना, यदि स्मॉल टी की जगह मैं कैपिटल टी रखूं, यानी अर्ध आयु काल रखूं समीकरण 1 में, है ना, तो परिभाषा के अनुसार शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या प्रारंभ की कितनी मानी जाएगी? आधी। मैंने आपको कल ही स्पेशली 3-4 बार कहा था कि ये ध्यान रखना, जो मैं थ्योरी चरघातांकी क्षय के नियम में लिखा रहा था, तो मैंने कहा था प्रारंभ में t बराबर 0 पर सक्रिय परमाणु की संख्या n0 है, और t समय पश्चात सक्रिय परमाणु की संख्या n है शेष। तो सब अगर समय स्मॉल t अर्धायु काल के बराबर है, तो इतना समय गुजर जाने के पश्चात शेष सक्रिय परमाणु की संख्या परिभाषा के अनुसार प्रारंभ की आधी रह जाती है। तो मैंने लिख दिया, अगर मैं t बराबर अर्धायु काल रखूं, अर्ध आयु काल इतना समय लूं, तो स्वाभाविक है शेष सक्रिय परमाणु की संख्या प्रारंभ की आधी होनी चाहिए। रखो 1 में, इसलिए 1 में रख दें, n की जगह रख दूं मैं n0/2, है ना, इज इक्वल टू n0 e, है ना, माइनस लैम्डा, और स्मॉल टी की जगह क्या रख देना चाहिए मुझे? कैपिटल टी। क्लियर साहब, ये रख दिया मैंने। n0 कैंसिल बाई n0, है ना, ये n0 से n0 को कैंसिल कर दो, यानी e की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 2। इनवर्स कर दिया, इसको ऊपर ले गया तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, है ना। अगर इसका दोनों तरफ लॉगरिथम लें, तो लॉगरिथम लेंगे तो इधर तो लैम्डा टी रह जाएगा और इधर लॉगी 2, यानी लैम्डा टी लॉग ई को अपन जानते हैं 10 आधार में बदलने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 2, यानी लैम्डा टी 2.303। ये सब आप टेबल में देखेंगे, या आप तो डायरेक्ट याद रखना log 2.3010 और log 3.4771 होता है ना, वो याद रखना पड़ता है। ये सब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.693, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, यानी अर्धायु काल व क्षयांक के मध्य निम्न संबंध है, लैम्डा, है ना। ये सब संबंध आ गया उसी चीज से, है ना, अर्धायु काल व लैम्डा के बीच का। तो साहब ये संबंध न्यूमेरिकल के काम का है, आप न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ध्यान रखें। अब यहां एक बात ध्यान रखना, है ना, जैसे इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी, है ना। दोनों बातें एक ही, मैं स्पेशल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आरबीएससी में एक बार ऐसा हुआ, जैसे अब ध्यान से समझना, है ना, स्टार लगा के, यदि टी का मात्रक है दिन, टी दिन में दे रखा है, 5 दिन 10 दिन, तो लैम्डा का मात्रक आप लिख देना प्रतिदिन, ऐसा का ऐसा।
टी का मात्रक है वर्ष, तो लैम्डा का ऐसा लिख देना प्रति वर्ष, है ना। और यदि टी का मात्रक है घंटा, तो लैम्डा का मात्रक ऐसे कैसे रख देना प्रति घंटा। ये मैं इससे बता रहा हूं सब कि सब बच्चे सेकंड में कन्वर्ट करने लग जाते, क्योंकि उनको एसआई की आदत डलवा दी जाती है। तो यहां पे ऐसा नहीं करना आपको। जैसे मान लीजिए अर्धायु दिन में दे रखी कि सब 5 दिन, 5 का भाग देना और लैम्डा का मात्रक लिख देना प्रतिदिन। अर्धायु काल वर्षों में दे रखा है, जैसे अपन ने बता रखा है, 2 सैंपल अपन ने बताया, तो वर्षों में, तो आप ऐसा कैसे रख देना। और लैम्डा का मात्रक क्या लिख देना प्रतिवर्ष। मेरे कहने का मतलब है कि इसके न्यूमेरिकल में कैपिटल टी का मात्रक चेंज नहीं करना है। कैपिटल टी का मात्रक सेकंड है तो लैम्डा का मात्रक प्रति सेकंड। कैपिटल टी का मात्रक कुछ भी और भी हो सकता है, मिनट है तो लैम्डा का मात्रक प्रति मिनट, है ना। तो ये एक रिलेशन है। ये भी अपने इन पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल अपने मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन ही यही है, तो इसमें से छोटे मोटे न्यूमेरिकल कोई भी देते हैं तो आप ये एक दो नंबर, एक दो नंबर का ही आएगा, तो वो आप ये ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल में देखना। अब सब मैं इसका अर्थ समझाता हूं। अर्धायु वह समय जिसके बीतने पर शेष सक्रिय परमाणु की संख्या प्रारंभ की आधी रह जाती है, अर्धायु काल कहलाता है। तो सब इसको मैं समझाता हूं आपको ढंग से। अब आ जाइए यहां समझाने का तरीका। क्षय वक्र, ये सब आपको वो चीज समझा भी दूंगा, एक ग्राफ भी बता दूंगा, और n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी का एक इजी या आसान स्वरूप भी आपके सामने रख दूंगा। 3 काम इस टॉपिक से निकल जाएंगे, है ना साहब। देखो यार, t बराबर 0, ध्यान से समझना, है ना, अर्थात प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में सक्रिय परमाणु, है ना। अभी अर्धायु काल समझाऊंगा आपको पूरी। प्रारंभ में सक्रिय परमाणु कितने लिखोगे आप, n बराबर n0। अपन ने यही डिसाइड करा था चरघातांकी क्षय के नियम में। इसको आप अगर ऐसे लिख दें n0, इसकी सॉरी एक मिनट, इसको आप ऐसे लिख दें, देखो, है ना, n0 है ना 1/2 की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो सब प्रारंभ में सक्रिय परमाणु की संख्या को आप n0 लिखते हो। अगर मैंने उसको लिख दिया n0 1/2 की पावर 0 तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक फायदा आपको हो सकता है कि इधर t बराबर 0 है तो इधर घात भी कितनी आ रही, 0, व्यंजक तो उससे चेंज हुआ। अब देखो साहब, t बराबर कैपिटल T यानी प्रथम अर्ध आयु काल, है ना, पहला अर्धायु काल में शेष सक्रिय परमाणु की संख्या n बराबर, अब प्रारंभ की कितनी रह जाएगी, आधी। परिभाषा के अनुसार वह समय जिसके बीच जाने पर शेष सक्रिय परमाणु की संख्या प्रारंभ की आधी रह जाती है। तो देखो प्रारंभ की आधी रह गई क्योंकि एक अर्धायु काल गुजर चुका, है ना। इसको मैं इससे लिख दूं n0 1/2 की पावर 1। तो साहब प्रथम अर्धायु काल, तो ये कितनी घात आई, 1। एक और देखो सब सैंपल, t बराबर 2t। अब ये दूसरा अर्धायु काल, द्वितीय अर्ध आयु काल में शेष सक्रिय परमाणु की संख्या। अब सब इस समय प्रारंभिक मात्रा कौन सी है, n0/2, है ना।
इसके बाद टी समय और गुजरा, तो अब आप कहोगे आधी की भी आधी, यानी n0/4, है ना। यानी n0 इसी को लिख दें 1/2 तो सब प्रथम अर्धायु काल है, तो घात आती है 1। दूसरा अर्धायु काल है तो घात आती है 2। तो सब इस प्रकार n अर्धायु काल, है ना, यहां पे लिख देता हूं n अर्ध आयु काल में शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या n बराबर n0 1/2 की पावर n। अब साहब ये भी वही फॉर्मूला है, वो का वही, वो की वही चीज है। ये भी फॉर्मूले का काम करेगा, ये भी फॉर्मूले का काम करेगा, है ना। और ये उसी की कॉपी n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब वहां तो चरघातांकी है तो आप कतराते होंगे, तो आप कई सारे वो न्यूमेरिकल जिनमें 2 की घात पूरी हो, कंप्लीट पावर ऑफ 2, जो 2 की पूरी घात के गुणज हो, वो न्यूमेरिकल आप उससे न करके इनके द्वारा कर सकते हो, क्योंकि ये भी सेम वही रिजल्ट देंगे। देखो, मैं नहीं कह रहा कि ये n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी से ज्यादा ब्रॉड है, नहीं, शानदार चीज तो वही है, लेकिन ये भी फॉर्मूले का काम कर देंगे। कब? जबकि आप ऐसे आपको क्वांटिटी जो दे रखी हो न्यूमेरिकल में, उसमें 2 की पूरी घात बनती हो, यानी 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। अगर ऐसे पूरी घात बनती हो तो उस समय आपके ये दोनों भी फॉर्मूले का काम करेंगे, वैसे ही जैसे n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी करता है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, है ना, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, फिर मुझे जो समझाना है वो समझा भी देता हूं, है ना। ये सब समय वर्सेस सक्रिय परमाणु, है ना, सक्रिय परमाणु, ना, ठीक है, सक्रिय परमाणु और ये अर्धायु काल या समय कहते हैं ना, समय, इसे क्षय वक्र कहते हैं साहब, ये जो खींच रहा हूं। अब देखो, मैं आपको बिंदु अलग से दिखा देता हूं। t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर सक्रिय परमाणु की संख्या n0, ये लिख दी मैंने n0, है ना। थोड़ा सा उसको फेड हो गया थोड़ा, है ना। ये एक मिनट, ये n0। अब ये प्रथम अर्धायु काल पहला। अब शेष सक्रिय परमाणुओं की मात्रा प्रारंभ की कितनी रह जाएगी? आधी। तो यहां से यहां तक का क्या कर दो? आधा। ये देखो आधा, ये n0/2 हो गया। दूसरा बिंदु कहां मिला साहब आपको? ये दूसरा बिंदु यहां इंटरसेक्शन पे मिला, जहां काटेंगे। अब ये दूसरा अर्धायु काल, चलिए। अब n0/2 का आधा मतलब n0/4, यानी अब बिंदु कहां मिलेगा? यहां पर। अब ये तीसरा अर्धायु काल, अब मात्रा इसकी भी क्या रह जाएगी? आधी। अब मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि वह समय जिसके बीतने पर शेष सक्रिय परमाणु की संख्या प्रारंभ की आधी रह जाती है ना। मैं अभी सब समझा दूं। अब तीसरे अर्धायु काल में इसकी भी आधी, कितनी? n0/8, है ना। ये सब n0/8। ये सब चौथा अर्धायु काल। अब मात्रा इसकी भी आधी रह जाएगी, इसकी आधी को कितना लिख दूं? n0/16, यानी
एक पदार्थ अपनी पूरी लाइफ में जाने कितने अर्धायु कालों से गुजरेगा। इस ग्राफ को देखें आप, ये बिंदु मिला दें सब, ये देखो है ना, यही ग्राफ मैंने किसमें खींचा था कल, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो क्षय वक्र है वही है जो n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी में खींचा गया, और ये फॉर्मूले भी उसी को। अब मैं आपको ये समझाता हूं ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सब, इस अर्धायु को यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे अभी 2 मिनट में समझ जाएंगे, है ना। कोई पदार्थ की मात्रा है 10 ग्राम, ठीक है साहब, इसकी अर्धायु है मान लीजिए 2 दिन, 2 डेज, क्लियर। अब सब आधी रहने में, यानी 2 दिन गुजर जाने के बाद, है ना, इसकी मात्रा प्रारंभ की आधी यानी 10/2 कितनी रह जाएगी, 5 ग्राम, क्लियर। फिर 2 दिन गुजरेंगे तो मात्रा इसकी भी आधी, मतलब 2.5 ग्राम। फिर 2 दिन और गुजरेंगे, अब मात्रा इसकी भी आधी, मतलब 2.5/2 यानी 1.25 ग्राम। यानी 6 दिन में अभी पदार्थ कितना रह गया, 1.2। तो ये पहला अर्धायु काल गुजर गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो एक पदार्थ अपने पूरे जीवन काल में जाने कितने अर्धायु काल से गुजरता है, n से भी गुजर। अब जैसे मान लीजिए ऐसे करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी कि पदार्थ की मात्रा रहेगी 0.002 ग्राम। भाई इसी क्रम में चलते जाएंगे, 2 दिन 2 दिन। अब सब 0.02 ग्राम रह गया। अब अगर 2 दिन समय गुजर जाता है तो ये 0.0002 का क्या रह जाएगा, आधा, यानी 0.0001 ग्राम। अब इसका भी आधा रहने में इसको 2 ही दिन लगेंगे। तो अब मेरा ख्याल है आप अर्धायु को समझ गए होंगे कि अर्धायु 2 दिन है, तो पूर्ण आयु का पता नहीं, वो 1000 वर्ष भी जा सकती है और सालों तक जा सकती है। क्योंकि जब ये पदार्थ ऐसे 2 दिन गुजरते गुजरते 0.0002 ग्राम भी रह गया तो भी उसको आधा रहने में 2 ही दिन लगे। अब ये 0.0001 ग्राम रह गया। अब आपसे कोई पूछे कि इसका आधा रहने में कितना समय लगेगा, तो फिर स्वाभाविक है इसका आधा रहने में भी लगा समय 2 डेज ही होगा। तो मेरा ख्याल है आप इस ग्राफ से कि साहब शुरुआत में मात्रा n0 थी, एक अर्धायु काल गुजरा आधी यानी n0/2, दूसरा अर्धायु काल गुजरा n0/4, तीसरा अर्धायु काल गुजरा n0/8, चौथा अर्धायु काल गुजरा n0/16, पांचवा अर्धायु काल गुजरा n0/32, छठा अर्धायु काल गुजरा n0/64। आधा आधा, हर आधा रहने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है, हर आधा रहने में लगा समय। अब यहां से मैं आपको पहले तो छोटे छोटे वो न्यूमेरिकल बताता हूं जो एग्जाम में पूछते हैं, है ना, और फिर 2 अलग से न्यूमेरिकल मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल। अब जैसे आपसे एग्जाम में वो पूछते हैं क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन जैसे वो पूछा 3 अर्ध आयु काल, 3 अर्धायु काल पश्चात, है ना, पश्चात शेष सक्रिय, थोड़ा सा अलग है ना, पूरा उसको थोड़ा जम नहीं रहा वो ढंग से, है ना, ऐसे ढंग से लिखता हूं, नीचे लिख देता हूं थोड़ा, मेरे को खुद को भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, यहां लिख देता हूं क्वेश्चन, है ना। तो किसी रेडियो एक्टिव
पदार्थ के लिए 3 अर्ध आयु काल बाद शेष सक्रिय पदार्थ की मात्रा बताइए, है ना। शेष सक्रिय पदार्थ की मात्रा प्रतिशत में बताइए, है ना, प्रतिशत में बताइए, है ना। तो सब ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन अपने बोर्ड के पेपर में आया था। मैंने कहा ना, इनमें से जो निकलेगा बड़ा क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा साहब जो 2-3 नंबर का हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसमें से निकलता है एक छोटा क्वेश्चन। तो साहब अपने बोर्ड में आधा और 1 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं मैं। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए 3 अर्धायु काल बाद शेष सक्रिय पदार्थ की मात्रा प्रतिशत में बताइए। अब देखो साहब, सीधी सी बात है, प्रारंभ में ना, प्रारंभ में शब्द याद नहीं आता कई बार हिंदी के। प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में मात्रा को आप क्या बोलोगे? 100% कंप्लीट मात्रा है ना। 1 अर्धायु काल बाद, अर्धायु काल बाद, अब 1 अर्धायु काल बाद कितना रह जाएगा ये मात्रा? आधी, 50%। दूसरे अर्धायु काल बाद ये मात्रा 50% की भी आधी, मतलब 25%। और तीसरे अर्धायु काल बाद ये मात्रा कितनी जाएगी? 25% का भी आधा, यानी 12.5%। तो आपने डायरेक्ट उत्तर लिखना पड़ेगा 12.5%। ये डायरेक्ट पूछेगा आपसे, है ना। क्या पूछेगा कि साहब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के लिए 3 अर्धायु काल पश्चात शेष सक्रिय पदार्थ की मात्रा प्रतिशत में बताइए, है ना। तो सब कितने % मात्रा रह जाएगी? 12.5। अब ध्यान से समझो, है ना, अटेंशन, बिल्कुल और ध्यान से समझना। 3 अर्ध आयु काल में विघटित परमाणु की संख्या बताइए। अब सब ये उल्टा पूछा है। पहले तो पूछा शेष सक्रिय, तो शेष सक्रिय में तो मैंने सिंपल सा कैलकुलेशन कर दिया कि प्रारंभ में 100%, 1 अर्धायु काल में 50%, दूसरे में 25%, तीसरे में 12.5%। इतना रह गया। अब ये रह गया नहीं पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है 3 आयु काल में विघटित परमाणुओं की संख्या। तो विघटित प्रारंभ में कितनी थी? 100%। 3 अर्धायु काल बाद कितनी रह गई? तो 3 अर्धायु काल बाद इतनी रह गई, तो फिर कितनी विघटित हो गई? तो सब 87.5%। अब आपका आंसर क्या होगा? 87.5%। क्योंकि आप ये ध्यान से समझिए, है ना, शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या अलग होती है और विघटित परमाणुओं की संख्या अलग। अब शेष तो आपने बोल दिया, बची कितनी? 100% थी, तो 3 अर्धायु काल में कितनी बची? 12.5%। जब 12.5% बची तो कितनी विघटित हो चुकी? इसका मतलब 87.5% विघटित हो चुकी। तो आप एग्जाम में इन दोनों चीजों में से जो भी आए उसको ध्यान से पढ़ना। अगर वो विघटित पूछ रहा है तो प्रारंभिक मात्रा में से घटाना,
और अगर वो शेष पूछ रहा है तो शेष तो अपने डायरेक्ट आती है, अपने हर फॉर्मूले में से शेष ही पदार्थ की मात्रा आती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बोर्ड पेपर में पूछ लेते हैं। अब मैं आप छोटे छोटे 2 क्वेश्चन कराता हूं, ये क्षय वक्र वाले, यानी ये वाले जिनमें आप 2 की घात का फॉर्मूला दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। ये t बराबर nt और n बराबर n0 1/2 की पावर n। मैंने आपको बता दिया कि ये n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी से ही है दोनों। बस ये है कि जो 2 की पूरी घात जहां बनती हूं वहां इनको काम में ले लेना, वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे क्वेश्चन है साहब, देखो सिंपल सा है ना, इधर मेरे पास स्पेस है, इधर आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहता है कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ 24 वर्ष में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 25% रह जाता है। कितने वर्षों में? 24 वर्षों में। 24 वर्ष में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 24 ईयर है ना, प्रारंभिक मात्रा का 25% रह जाता है। तो शेष सक्रिय परमाणु की संख्या को किससे लिखते हैं? n से। कितना रह गया? प्रारंभिक मात्रा का 25%। प्रारंभिक मात्रा कितनी? n0। इसका 25% रह गया है ना। यहां आप n0 भी लिख सकते थे, तो यहां क्या लिखना पड़ता है? n0/2। और यहां कितना लिखना पड़ता है? n0/4। और फाइनली कितना लिखना पड़ता? n0/8। खूब तरीके हैं आंसर देने के, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है ना। ऐसे अगर आप कोई से सिंपल पूछे तो ऐसे भी आंसर दे सकते हो, मानना तो सही पड़ेगा इसे, है ना। n0 को 100 ही मानेंगे। तो इसने कहा 24 वर्ष में प्रारंभिक मात्रा का 25% रह जाता है। तो प्रारंभिक मात्रा n0, उसका 25% रह जाता है। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु का मान बताइए। ये लो सब कैपिटल T पूछ रहा है। अब हर न्यूमेरिकल n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी से तो होगा ही होगा, लेकिन वहां टेबल वेबल का चक्कर पड़ जाए बाय द वे, तो देखो उस वाले से कर लो। यहां देखो n0, ये 25% को क्या लिखूंगा मैं? 1/4 यानी 25/100 है ना। यानी अब ये जो आपको दिख रहा है ये 1/2 की घात पूरा आ गया, 1/2 की घात 2 n0 है ना, यानी n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2। ठीक है साहब। तो जहां 2 की घात पूरी बैठती है वो इससे हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है साहब? फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले ना। फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला आपको दिखा दूंगा अभी, n/n0 1/2 की पावर n, ये फॉर्मूला है। देखो आप, है ना, ये देखो ये फॉर्मूला है। n/n0 इधर लिया है मैं n0 का ना, n/n0 1/2 की पावर n, यही है। अब 1 और 2 का कंपैरिजन करो तो सब 1 व 2 से n इज इक्वल टू कितना आया? 2। यानी पदार्थ को कितने अर्धायु काल बीत चुके? भाई ये n अर्धायु काल का फॉर्मूला है। ये देखो, ये प्रथम अर्धायु काल, ये द्वितीय अर्धायु काल, ये n अर्धायु काल। n बराबर कितना है अपने? 2। तो पदार्थ को 2 अर्धायु काल बीत चुके कितने समय में? 24 वर्ष में। तो एक अर्धायु काल कितने वर्ष का हुआ? 12 वर्ष का, है ना। और आप तो दिमाग मतलब आप इसका यूज कर लो, ये रहा, ये भी फॉर्मूला है, t बराबर nt। देखो आप, है ना। अब देखो, क्योंकि t इज इक्वल टू nt, इसलिए अर्धायु काल t बराबर t/n का मान कितना रख दूं? 2। t 24 वर्ष है, 24/2, तो आंसर कितना हुआ? 12 वर्ष। तो सब 24 वर्ष का वह समय था जिसमें इसकी मात्रा प्रारंभ की चौथाई रहेगी। प्रारंभ की चौथाई रहने में कितने अर्धायु गुजर जाते हैं? 2 अर्धायु गुजर जाते हैं, है ना। देखो आंसर 2 ही है, 2 अर्धायु गुजर जाते हैं। अब 24 वर्ष
2 अर्धायु काल का समय है, तो 1 अर्धायु काल कितने वर्ष का हो? 12 वर्ष का। ये आपका आंसर है ना, कैसे भी खींच लो, है ना। अब सब ये तो शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या वाला था। अब मैं सवाल में थोड़ा सा चेंज करता हूं, विघटित परमाणुओं की संख्या बता के इस सवाल को लेते हैं। अब मैं बताऊंगा विघटित परमाणुओं की संख्या, ठीक है। शेष सक्रिय वाला तो अपन ने कर लिया, अब विघटित परमाणुओं की संख्या वाला करते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में कहता है रेडियम के एक टुकड़े को प्रारंभिक मात्रा के 15/16 भाग विघटित होने में कितना समय लगेगा, जबकि रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। ये सब इसने रेडियम की अर्धायु बता दी 1600 वर्ष, है। अभी आपसे समय पूछ रहा है स्मॉल टी, ठीक है सब, और ये कह रहा है 15/16 भाग विघटित होने में लगा समय बताओ। 15/16 भाग विघटित होने में समय लगा। अब देखो, बस यही ध्यान रखना आपको, विघटित परमाणु की संख्या है ना, विघटित परमाणु की संख्या, तो प्रारंभिक मात्रा में से शेष बची मात्रा लिख दी। प्रारंभिक मात्रा को N0 कहते हैं। भाई 100 में से 25 बचे तो 75 विघटित हो गए, तो 100 - 25 प्रारंभिक मात्रा, और अंत में बची मात्रा, इसको कहते हैं विघटित परमाणुओं की संख्या। प्रारंभ का कितना 15/16 भाग विघटित हो जाता है, 15/16 भाग विघटित। ये सवाल कह रहा है कि साहब रेडियम का एक टुकड़ा है जिसको प्रारंभ का 15/16 भाग विघटित होने में कितना समय लगेगा, जबकि रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। अब साहब इसको अरेंज करते हैं, N0 को सेपरेट करके, यानी N = N0 - 15/16 N0, है ना, यानी N/N0 इधर लिया है, वो तो उधर से भी कॉमन लिया है मैं। अब देखो 1 - 15/16 तो कितना हो गया 1/16, यानी N/N0 1/16 तो 1/2 की घात 4 हो गया, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16। तो कहने का मतलब जहां 2 की घात पूरी पूरी बैठ जाती है, वहां आप इसका 2 वाले का, जो मैंने अभी क्षय वक्र में बताया, उसका यूज कर सकते हो। ये सब ठीक है, अपना सॉल्यूशन है। तो देखो एक बात यहां पे समझना आप, कि इसने बताया अपने को विघटित परमाणुओं की संख्या, और अपन ले दे के उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 मिनट, अपन ले दे के उसको शेष सक्रिय परमाणु की संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब वो कैसे भी दे अपने को, अपन उसको अंततोगत्वा शेष सक्रिय परमाणु की संख्या में रूपांतरित कर लेंगे। ये जैसे मैंने किया, मैंने वही निकाल लिया, देखो N निकाल लिया, है ना। अब फॉर्मूला क्या है, क्योंकि N/N0 1/2 की पावर N, है ना, 1 और 2 का कंपैरिजन कर दो, तो सब बाय इक्वेशन 1 और 2, है ना, 1/2 से N = 4। कितने अर्धायु काल गुजर गए, 4। अब एक अर्धायु काल 1600 वर्ष का है, तो 4 अर्धायु काल जिसके गुजर गए उसको कितना समय हो गया, 64 साल हो गए, है ना। देखो साहब कितना समय लगेगा साहब, कितना रह जाने में, 1/16 रह जाने में, है ना। तो अब ऐसे देखते आप 1/16, तो शुरू में 1, फिर पहले अर्धायु काल में 1/2, दूसरे अर्धायु काल में
1/4 तीसरे अर्धायु काल में, 1/8 और चौथे अर्धायु काल में 1/16 है ना। तो 4 अर्धायु काल। अब क्योंकि T बराबर NT, तो सब 4 अर्धायु काल गुजर गए और एक अर्धायु काल 1600 वर्ष का है, तो सब 15/16 भाग विघटित होने में लगा समय 6400 वर्ष। ठीक है ना। तो सब आपको मैंने विघटित और शेष को जितना ज्यादा समझा सकता था मैंने कोशिश की है ना। अब इसके बाद तो फिर एफर्ट्स आपको ही करने पड़ेंगे। मैंने तो हर तरह से न्यूमेरिकल लेके भी, छोटा बड़ा न्यूमेरिकल लेके भी ये समझा दिया। तो सब अब आपकी जो समझ है अर्धायु के लिए बड़ी होगी। अब आ जाइए सब अगला टॉपिक, औसत या माध्य आयु। इसको कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन दे दो, टो दे देते हैं ना, और रिप्रेजेंटेशन अपने पास है। अपन जानते हैं कि अपन टो को क्या कह रहे हैं, औसत आयु है ना, या माध्य आयु यानी एवरेज लाइफ। क्लियर साहब। किसे कहते हैं साहब, औसत आयु या माध्य आयु? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की कुल आयु जितने भी हैं, मान लीजिए ऐसे समझा दूं, जैसे 2 दिन अर्धायु है, सॉरी 2 दिन कुल एक परमाणु की आयु है, और 10 परमाणु तो कितने दिन हो गए, 20 दिन, पूरे दिन जोड़ने पड़ेंगे। तो साहब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की कुल आयु, मतलब सबकी आयु का टोटल, वह सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुपात को औसत आयु कहते हैं। गणितीय रूप से ऐसे लिखूं मैं इसको तो देखो, सक्रिय परमाणुओं की कुल आयु, सक्रिय परमाणुओं की कुल आयु है ना साहब, अपॉन सक्रिय परमाणुओं की संख्या, इस अनुपात को कहते हैं। मैं एक बार और कहता हूं, भले हो सकता है लिखने में थोड़ी कमी रह रही हो। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की कुल आयु, सक्रिय परमाणुओं की कुल आयु टोटल, एक परमाणु की आयु 2 दिन है और आपका 20 परमाणु है तो उसको 40 दिन लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 दिन प्लस 2 दिन प्लस 2 दिन कितने जनों की जोड़, 40 है ना। तो सब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की कुल आयु का योग, यानी परमाणु की आयु का कुल योग तथा सक्रिय परमाणु की संख्या के अनुपात को औसत आयु कहते हैं, है ना, या माध्य आयु कहते हैं। गणितीय गणना से, ये गणना कठिन है, अपने सिलेबस में भी नहीं है ना। गणितीय गणना से T बराबर 1/λ आता है, तो आप तो डायरेक्ट ये याद रखना 1/λ। ठीक है साहब, ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इसका कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा, है ना। तो साहब गणितीय गणना द्वारा औसत आयु 1/λ यानी क्षयांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है सर, यहां भी आपको मात्रक चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर क्षयांक का मात्रक प्रति सेकंड है तो औसत आयु को सेकंड बोल देना, क्षयांक का मात्रक प्रतिदिन है तो आप औसत आयु को दिन बोल देना, क्षयांक का मात्रक प्रति वर्ष है तो आप औसत आयु को वर्ष बोल देना, है ना। तो सब ये अब रिलेशन बिटवीन टो एंड कैपिटल टी, यानी औसत आयु वह, इसको समीकरण दे दो एक, है ना, औसत आयु व अर्धायु के बीच संबंध।
तो क्योंकि अपन ने 0.693 अपॉन लैम्डा ये लिखा है अर्धायु में, है ना, तो ये तो अर्धायु की समीकरण, और ये अपन ने अभी बताया, तो 1 अपॉन लैम्डा की जगह क्या रख दूं, औसत आयु, है ना। 1 व 2 से अर्धायु इज इक्वल टू 0.693 और 1 अपॉन लैम्डा की जगह क्या रख दें, तो ये साहब इन दोनों के बीच का संबंध है, ठीक है साहब, औसत आयु और अर्धायु के बीच का संबंध। एक छोटा सा सब और चीज पूछते पूछते वही करा रहा हूं मैंने, एक छोटी सी चीज और है, इसको भी आप ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन की तरह ही है ना। औसत आयु काल जितने समय में शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या का प्रतिशत बताओ, शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या का प्रतिशत बताओ या विघटित परमाणुओं की संख्या का प्रतिशत, दोनों में से कोई सा भी है ना। तो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब, है ना। औसत आयु काल जितने समय में विघटित लिख देता हूं ना, विघटित परमाणु की संख्या प्रतिशत में बताओ। पहले एक बार क्वेश्चन मैं भी पढ़ लूं कि सही तो लिख लिया नहीं लिखा, है ना। औसत आयु काल जितने समय में, औसत आयु काल जितने समय में विघटित परमाणुओं की संख्या प्रतिशत में बताओ। ठीक है साहब, इंपॉर्टेंट है ना, आपको पढ़ना है, पढ़ के जाना है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो साहब अब अपने को स्मॉल टी बराबर क्या ले लेना है, तो है ना, तो फॉर्मूला तो है अपना n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, है ना, तो फॉर्मूला है। अब क्योंकि t बराबर लेना है, कितना समय लेना है, टो, औसत आयु काल जितना, और टो बराबर क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा, यानी n अपॉन n0 को इधर ले आता हूं फिलहाल, है ना, n0 e माइनस लैम्डा और t की जगह क्या रख दूं 1 अपॉन लैम्डा, यानी n इज इक्वल टू ये e की पावर माइनस 1 n0, यानी शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या प्रारंभ की कितनी रह जाएगी 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल रह जाएगी। लेकिन चक्कर यह है कि अपन से रह जाएगी तो उसने पूछा ही नहीं, अपन से तो विघटित पूछ लिया, तो खैर ठीक है, वही बताएंगे अभी, इसको एक जगह रोक दो। अगर मान लो यही पूछता कि शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या, तो सवाल यही भी रोक सकते हैं, प्रतिशत में चेंज करना बाकी है ना। तो साहब अभी इसको यहीं रोक देते हैं, अपन से तो पूछा विघटित परमाणुओं की संख्या, वापस आ जाओ, यानी n अपॉन n0 1 अपॉन e। अब देखो वो चीज बनाने के लिए मैं दोनों तरफ से एक एक घटाता हूं, ये देखो n अपॉन n0 माइनस 1, इधर भी 1 अपॉन e माइनस 1, दोनों तरफ से अपन ने एक एक को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये कितना हुआ साहब n माइनस n0 अपॉन n0, और ये कितना 1 माइनस e अपॉन e। अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये शेष सक्रिय परमाणु माइनस प्रारंभिक, उल्टा आना चाहिए ना भाई। विघटित परमाणुओं की संख्या को तो अपन n0 माइनस n लिखते हैं, देखो मैं आपको ना, ये देखो विघटित परमाणु की संख्या को अपन क्या लिखते हैं n0 माइनस n, और यहां क्या आ रहा है, यहां आ रहा है अपने n माइनस n, तो माइनस दोनों तरफ कॉमन ले लो, इधर माइनस कॉमन लिया तो इधर कितना लिख दूं n0 माइनस n।
अपॉन n0। हो गया सब सही? तो इधर भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, e माइनस 1 अपॉन ई। अब ई का मान एक्सपोनेंशियल है, गणितीय कांस्टेंट है, तो सब n0 माइनस n अपॉन n0 इज इक्वल टू 2.718 माइनस 1 अपॉन 2.718। तो ये तो सब विघटित परमाणु की संख्या जो मैंने भी आपको पिछले पेज पे दिखाई, बटा प्रारंभिक मात्रा। अब इसने किस में पूछा अपन से? परसेंटेज में पूछा है। तो सब अतः विघटित परमाणु की प्रतिशत मात्रा, और प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो n0 माइनस n अपॉन n0 है ना, इंटू 100। ये पूछा है साहब, ये था आपका क्वेश्चन, है ना। ये इधर भी ऐसा ही करो, 2.718 माइनस 1 अपॉन 2.718 इंटू 100। ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ये मात्रा आएगी 63%, है ना। एक बार मैं जस्ट एक कैलकुलेशन कर लेता हूं, थोड़ा सा भी फिर डाउट नहीं होना चाहिए, तो फिर बाद में अपने को सही करवाने पड़ते हैं, इसलिए बाद में का चक्कर ही नहीं पड़े। 2 मिनट के लिए मैं कैलकुलेट कर लेते हैं अपन इससे ना, कोई बड़ा कैलकुलेशन तो है नहीं। चलो साहब, 2.718 माइनस 1, ठीक है, इंटू 100, है ना, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2.718, 63%, है ना साहब, यही आ रहा है। तो सब अर्ध या औसत आयु काल जितने समय में, औसत आयु काल जितने समय में विघटित परमाणुओं की संख्या का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 63%, है साहब, क्लियर। विघटित, ये लिख दिया मैंने, परमाणुओं की संख्या की प्रतिशत तथा, अब देखो, तथा शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या, यानी वही प्रतिशत मात्रा है ना, की संख्या लिख रहा हूं तो प्रतिशत मात्रा अंडरस्टैंडिंग रख लेना। अब मैंने संख्या मतलब यहां पे प्रतिशत मात्रा से है ना, संख्या कितनी रह जाएगी साहब? 100% में से 63% घटा दीजिए, तो कितनी होगी? 37%। या आप चाहें तो ऐसे बोल दीजिए, प्रारंभ की 1/e गुना। अब मैं इसको पूरा बोल देता हूं, है ना। देखो एक काम तो अपना यहां खत्म हो चुका है, यहां एक लाइन खींच देता हूं मैं, ताकि क्या है अपने को पता रहे कि दो अलग अलग है ना। जो क्वेश्चन था वो तो मैंने यहां खत्म कर दिया। इसने पूछा कि सब औसत आयु काल जितने समय में विघटित परमाणुओं की मात्रा का प्रतिशत बताओ, तो वो तो 63% है। तो औसत, या डायरेक्ट याद रख लेना, ये काम डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ना। तो सब औसत आयु काल जितने समय में विघटित परमाणुओं की प्रतिशत मात्रा 63% होती है। ये विघटित मात्रा तो बची कितनी? फिर शेष सक्रिय परमाणु की संख्या कितनी बची? 63 विघटित होगी तो 37% बची। अगर यहां से देखो तो शेष सक्रिय परमाणु की संख्या औसत आयु काल में कितनी? प्रारंभ की 1/e। तो बच्चों अब आई थिंक लगभग मटेरियल हो चुका है। अब तो कुछ थ्योरेटिकल मैटर है, सक्रियता वगैरह कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं देख लेता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक लेक्चर ले लेंगे, नहीं तो अगला चैप्टर ले लेंगे, ठीक है सर। फिर भी देखता हूँ मैंने। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।